लखनऊ में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और कई छात्र संगठनों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य था कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में दलित छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं और जिस तरह से आरक्षण को लेकर आए दिन नई तरह की बात की जाती है। कभी समीक्षा की बात की जाती है, कभी ये कहा जाता है कि आरक्षण क्रीमी लेयर के लेकर बात होती है, कभी ये कहा जाता है कि आरक्षण को जाति आधारित से हटाकर जो गरीबी है वो उसके आधार पर लागू किया है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ देश भर के यूनिवर्सिटी से, डीयू से, वर्धा से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं और बीएचयू से प्रोफेसर हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपको आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस तरह के आयोजन करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और जिस तरह से रोहित वेमुला को लेकर रिपोर्ट आई है कि उसने पारिवारिक वजह से खुदकुशी की थी उन्होंने, तो उसको लेकर भी एक गंभीर मुद्दा है। तो हम इन सब मामलों पर बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। छात्रों का निष्कासन जो वापस हुआ, निष्कासन किया गया है, उन्होंने जो छात्र संसद बुलाई है उसमें हम लोगों को कॉल किया कि सर आइए, हम लोगों का मोरल बढ़ाइए। तो हम सभी लोग, हम दिल्ली विश्वविद्यालय से एक साथ जुड़े हुए हैं सब प्रोफेसर लोग, तो उसमें सब लोग एक साथ कि मिलना भी हो जाएगा और कुछ अच्छी बातें भी हो जाएं, समाज के लिए हो जाएं और हम लोगों से जो सहयोग हो उसके बारे में हम लोग कुछ कह सकें। तो ये आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, ऐसा क्या लग रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, आरक्षण को लेकर कई तरह के बयानबाजी हुए, समीक्षा की बात हुई आरएसएस की तरफ से, तो आप लोग को लग रहा है कि आरक्षण पर कोई खतरा है या उसे अलग तरीके से शिफ्ट किया जा सकता है? जो जाति आधारित आरक्षण है, जो छुआछूत आधारित आरक्षण है, उसको आर्थिक आधार पर किया जा सकता है? इस तरह के कुछ खतरे आप लोग देख रहे हैं भविष्य में? क्या आर्थिक आधार पर जो आप मुद्दा उठाते हैं, खासतौर से दलित वर्ग का लेके, जिसके पास पैसा है वो गाली नहीं खाता है क्या? उसको बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है? उसको चमार, कोरी, धोबी, पासी नहीं बोला जाता है क्या? उसको ये हमेशा ये अपमान नहीं झेलना पड़ता है कि कोटा से आया है? आरक्षण ख़त्म करना है, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि आरक्षण ख़त्म कीजिए, तो पूरा आरक्षण ख़त्म कीजिए फिर ना। जो आप लोगों ने सदियों से जो आरक्षण लगा रखा है, आप मंदिरों में बैठते हैं, आपका बेटा अनपढ़ है, गंवार है, मंदिरों में पंडा बन के ले रहा है, शंकराचार्यों आपके आरक्षित हैं, उसमें कोई दलित का आज तक क्यों नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या बोलता है कि ब्राह्मण होना चाहिए शंकराचार्य बनने के लिए? वो कहाँ गए सब लोग जो कहते हैं कि हाँ नहीं, हम यदि आप शिक्षा का ही मानदंड मानते हैं तो पीएचडी एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? तो पीएचडी यदि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे हम लोगों को बनाइए शंकराचार्य। तैयार होंगे दूसरे लोग जो बड़े सामाजिक आरक्षण को लेकर कई तरह के विमर्श हैं। एक ये भी है कि एक संवैधानिक आरक्षण है, एक भारत में जो जाति व्यवस्था है उसके तहत जो असंवैधानिक तरीके से जाति विशेष के नाम पर जो आरक्षण है उसको लेकर भी लोगों में रोष है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल है। सर, जिस तरह से आप लोग ने आज यहाँ आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले ये सम्मेलन किया, आज ही रोहित वेमुला की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने घरेलू वजहों से खुदकुशी की, जबकि ये देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि उनको रेस्ट्रिकेट किया गया था, वो धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे। तो इस पूरे रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये लिपापोती की कोशिश है? जाहिर है लिपापोती की कोशिश है, और इस देश में गरीब को कभी न्याय मिला है, और वो भी जो कमेटी आप बनाते हैं सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेटी होता है, और कभी न्याय मिलेगा क्या? जो न्याय की व्यवस्था है और जिस तरह की व्यवस्था है, दलित लोग, उनके पास तो एक संसाधन नहीं है। आपने सुओ मोटो अपने तरफ से कमेटी बैठा दी और सारे, वो कभी गया नहीं हैदराबाद, गांव गया है रोहित वेमुला के, उसकी माँ से बात किया है? कहाँ कहाँ गया है? जरा रिपोर्ट पब्लिश करें। वो दिल्ली में बैठ के आपने रिपोर्ट बना दिया है। जाहिर है कि ये आपकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, आपकी राजनीतिक बेईमानी, आपकी बौद्धिक कंगाली दर्शा रही है कि ये शर्म आनी चाहिए इस देश को। एक ब्राइट स्टूडेंट, वो आपके नीतिगत फैसलों की वजह से वो सुसाइड कर लेता है और चिट्ठी लिखता है, वो इतने दार्शनिक चिट्ठी है, और आप उसकी मौत पे जो है राजनीति कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। और इससे आपका जो पूरा जो संघीय एजेंडा है, राइट विंग एजेंडा है, वो स्पष्ट हो रहा है, वो दिख रहा है हमें। और रही बात आरक्षण की, तो इसमें दो बातें हैं। आरक्षण एक तो है, और आरक्षण की समीक्षा आप देखेंगे तो आरक्षण की समीक्षा हो रही है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि देश करवट ले रहा है। जिसको दिख रहा है वो देख रहे हैं, और जिसको नहीं देख रहा है वो अपने गलतफहमी पाल के रखे हैं। आज दिन भर देखा, सैकड़ों नौजवान यहाँ पे जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहे थे,
बाबा साहब के विचारों को, कांशीराम जी के विचारों को और देश के तमाम विश्वविद्यालयों की परिस्थितियों को रख रहे थे। इससे एहसास हो जाना चाहिए व्यवस्था को ये करवट ले रहा है देश। नंबर एक। नंबर दो, संविधान की प्रस्तावना देखिए, समता बंधुता। सरकार जो निजीकरण ला रही है, सरकार तो आरक्षण तो आप स्वभावतः खत्म कर रहे हैं। क्लास 4 एम्प्लॉयज़ में आपने सिक्योरिटी के गार्ड्स और माली और जो अटेंडेंट होते हैं वो तो प्राइवेटाइज अपने एजेंसी को दे दिए। तो आरक्षण की समीक्षा तो ऑलरेडी हो रही है। इसलिए समस्या ज़्यादा गंभीर है कि हमारे लिए सिर्फ आरक्षण बचाने की समस्या नहीं है। सिर्फ समस्या ये है कि देश के संसाधनों में चाहे वो जो भी सत्ता हो, समाज सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, विश्वविद्यालय या निजी जो प्राइवेटाइजेशन हो, निजी कंपनियां हो, सारे संसाधनों में हिस्सेदारी की आवाज़ अब उठेगी। नंबर एक। नंबर दो, कल हमने अखबार में पढ़ा है कि देहरादून में एक दलित ने जो है आटा छू दिया पंडित का, तो पंडित ने उसका गला काट दिया। ऊना में आपने देखा होगा ऊना की घटना। ये सवाल, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। इसका आर्थिक आधार से जो लोग समीक्षा की आर्थिक आधार पर बात कर रहे हैं वो पागल लोग हैं, भटकाना चाहते हैं। क्या वो जो हत्या हुई है जो देहरादून में या खरलांजी हुआ, इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, तो क्या उसमें आरक्षण का मसला रहता है? उसमें क्रीमी लेयर रहता है? ये आपकी सड़ी गली मनुवादी जो सोच है, उसको आपका नफरत है, आपका हेटरेड है, वो दर्शाता है। नंबर 3, क्या लगता है कि एक जो महीन तरीके से आरक्षण के जो विमर्श है, जो आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है, उसको ख़त्म करने के तहत एडहॉक बेसिस पे नौकरियां मिल रही है, बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं, तो ये सब जो कंसर्न है, वो जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति आपको क्या लगता है? ये सब चीज़ें बढ़ेंगी या जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि इसको ख़त्म किया जाए? आप हमको बहुत जो करवट ले रहा है देश, आपको जिनको लग रहा हो कि समीक्षा कर रहे हैं, आपने आज सैकड़ों नौजवान को देखा, विश्वविद्यालय वो केंद्र बनने जा रहा है। क्योंकि 97 में टीचिंग में आरक्षण आया, तो अभी तो हमारा पहला जनरेशन टीचर बना है, दूसरा जनरेशन आ रहा है रिसर्च करने। तो ये लड़ाई तो पहले बौद्धिक स्तर पे लड़ी जाएगी, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। तो विश्वविद्यालय वो गढ़ बनेगा जहाँ पे कि ये मनुवाद का वध होगा। ये रोहित वेमुला की शहादत बर्बाद नहीं जाने देंगे। उन्हीं के हड्डी से वो धनुष बनेगा जहाँ उनको चढ़ चढ़ कर मारेंगे। और सवाल ये है, हम तो बहुत आशान्वित हैं कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं, छात्रों पे जो हमले हो रहे हैं, शिक्षक भी, मैं 19 साल 20 साल से लड़ रहा हूं, मेरे ऊपर तरह तरह के फर्जी मुकदमे लग जाते हैं, कुछ नहीं होता। जब किसी तरीके से मुझे नहीं फंसा पाता है तो सेक्सुअल हरेसमेंट लगा दो। तो जिस तरीके से इस देश में कौन खुश है? मैं जानता हूँ, एमएलए मंत्री को जानता हूँ, कोई दलित मंत्री बोल दे कि मैं खुश हूँ और बहुत ईमानदारी से मुझे काम करने दिया जाता है, कोई जज बोल दे। इस देश का एक आदमी भी, एक भी दलित ट्राइबल सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे मुसलमान से मांगते हो देशभक्ति का सर्टिफिकेट और ट्राइबल और दलित बैकवर्ड से मांगते हो मेरिट का सर्टिफिकेट। एक गुस्सा है लोगों में, ये खुद प्रोफेसर हैं और आप देखेंगे तो लगातार एक के बाद ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें प्रोफेसरों पर बहुत दबाव होता है, जाति की वजह से, उस समाज की वजह से। अगर वो वंचित तबके से आते हैं तो वो अपने विचारों को नहीं रख सकते। मेरे पास प्रोफेसर सुनील कुमार सुमन है जो खुद वर्धा यूनिवर्सिटी में रहे हैं, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाके इनकी दोबारा नियुक्ति हुई है। सर, आप भी प्रोफेसर हैं, वर्धा यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो पूरा देश जानता है, तो क्या लगता है कि आरक्षण का मामला हो, एट्रोसिटी का मामला हो, जो वर्तमान सरकार है इस दौर में और ज़्यादा इस तरह के मामले बढ़े हैं और जो महीन तरीके से सब चीज़ होता था, पर्दे के पीछे होता था, अब वो सरेआम लोग कर रहे हैं? देखिए, घटनाएं पहले भी होती थी और सदियों से ऐसी होती आ रही हैं। अंतर ये आया कि अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, चूँकि सोशल मीडिया एक बड़ा कारण है। सोशल मीडिया के मामले। दूसरी चीज़ ये है कि पहले सवाल लोग कम खड़ा करते थे, अब सवाल लोग ज़्यादा खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, उनको अवसर कम मिले। अब संविधान की वजह से विश्वविद्यालयों में, दूसरे शिक्षण संस्थानों में लोगों को इस तरह से जगह मिल रही है, लोगों को अवसर मिल रहा है, तो लोग क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। और वो लोग जो यथास्थितिवादी है, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो लोग सवाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो नतीजे हो रहे हैं कि उनको, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। दिलचस्प ये है कि जितना गांव में उत्पीड़न हो रहा है, जितना कस्बों में उत्पीड़न हो रहा है, ये है कि वो हिंसा के रूप में हो रहा है, उसी तरह का उत्पीड़न बौद्धिक हिंसा कह सकते हैं, अकादमिक हिंसा कह सकते हैं, विश्वविद्यालयों में हो रही है। केवल छात्रों के साथ नहीं, अध्यापकों के साथ भी। मैं खुद भी इसका शिकार रहा हूँ, अभी भी प्रताड़ित मैं हो रहा हूँ। अभी भी मेरा जो है ट्रांसफ़र किया गया उसी के तहत। तो क्या लगता है इसकी एक वजह ये है, जैसे जो रोहित का मामला हो, रोहित अम्बेडकरवादी था, बराबरी की बात करता था,
था, जैसे बीबीए यूनिवर्सिटी में अभी हुआ लखनऊ में, आपके साथ हुआ, तो वो उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनको जो लगता है कि जो व्यवस्था के जो वर्तमान स्थिति है उसके खिलाफ बोलते हैं, समानता की बात करते हैं, ऐसे लोग को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। इसकी क्या मंशा होती होगी कि ये पूरा आंदोलन खत्म हो जाए, ये चुप रहें, या जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे चलने दें? नहीं, बिल्कुल वही बात है कि जो समानता चाहते हैं, जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो लोग व्यवस्था में काबिज हैं, जो सड़ी गली सिस्टम को चलाना चाहते हैं, उनको इनसे तकलीफ होती है। रोहित भी मिला इसका एक बड़ा प्रतीक था। रोहित के साथ जिन लोगों को निकाला गया, ये अभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो 8 लोगों को निकाला गया, वो सारे मेधावी छात्र हैं, सारे पढ़ने लिखने वाले हैं, जागरूक हैं, चेतनाशील हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करने की स्थिति में है, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गुलाम है, मानसिक गुलाम है, ऐसे हज़ारों की संख्या में हर विश्वविद्यालय में से बहुत सारे छात्र हैं जो मानसिक गुलाम है, बहुत सारे अध्यापक है, जबकि मैं कहता हूँ कि अध्यापक ज़्यादा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, वो ज़्यादा मानसिक, उनको परेशान नहीं किया जाता। लेकिन जो अध्यापक सवाल खड़े करता है, जो अध्यापक बेहतर करना चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर की विचार की, या जो भी बहुजन महापुरुष है, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक आशावादी मैं इस मामले में हूँ कि लगातार प्रोटेस्ट जारी है, प्रतिरोध लगातार जारी है, और जितना दमन बढ़ रहा है उतने ही मात्रा में प्रतिरोध बढ़ रहा है। जैसे आप देख लीजिए, आपके सामने है कि 8 छात्रों का मामला हो, लखनऊ का मामला हो, लेकिन देश भर के विश्वविद्यालयों से न सिर्फ छात्र बल्कि अध्यापक, मेरे जैसे अध्यापक, प्रोफेसर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। और राधिका वेमुला, जो रोहित वेमुला की माँ है, वो यहाँ पे आई, और कितनी ज़बरदस्त लोगों में एक तरह से आपस में एकता है, और एक वैचारिक, मैं लगता हूँ एक चिनगारी सी पैदा हो रही है। जितना दमन होगा उतनी ये वैचारिक जो आंधी है, जो चिनगारी, और फैलेगी, और इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। परिवर्तन आज नहीं तो कल होना है। ये देश परिवर्तन से ही चलेगा, इनकी जो है यथास्थितिवादी से नहीं चलेगा। तो इस तरह के देखिए हालात हैं कि प्रोफेसर हों, यूनिवर्सिटी के लोग हों, वो सब के सब एक तरह से, अगर वो आप उस कास्ट से हैं, उस तबके से हैं जो शोषित रहा है, वंचित रहा है, और अगर वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो ऐसा मानो लगता है जैसे कि कोई अतिक्रमण हो रहा है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारी शिकायतें हाल के दिनों में मिल रहे हैं, जिसमें इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ एट्रोसिटी होता है, भेदभाव होता है। सर, आप खुद प्रोफेसर हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह लगती है? क्या पहले वंचित तबके के लोग नहीं जा पा रहे थे, अब वो जाने लगे हैं संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, तो इस वजह से भी उनके खिलाफ एक दुर्भावना से वो प्रेरित होते हैं और उनके खिलाफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? जी, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय समाज की जो संरचना थी, जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था था, उसमें कुछ जातियों के लोगों को सभी अधिकार प्राप्त थे, और करोड़ों जो इस देश के वंचित समाज के लोग थे, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं था। वह पशु से भी बदतर स्थिति में जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। और यह देश संविधान से नहीं, बल्कि यह देश मनुस्मृति से चल रहा था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का उद्भव हुआ भारत के अंदर, और डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि भारत में करोड़ों वंचित लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सामाजिक आंदोलन छेड़ा, और संविधान के निर्माण में, संविधान की रचना में डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत योगदान था। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए जिसके माध्यम से समाज में जो दलित तबका है, आदिवासी तबका है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनका उभार हो रहा है। और शैक्षणिक संस्थानों में हजारों वर्षों से इन वंचित वर्गों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था। इसलिए हम देखेंगे कि संविधान जब 1950 में लागू हुआ भारत के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे जो दलित जातियों के लोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग और महिलाएं विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के प्रांगण में आना शुरू कर दिए। आज विश्वविद्यालयों में बहुत संख्या में दलित, आदिवासी, वंचित तबके के लोग आ गए हैं। सर, बदलाव हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि आपको किस वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है और क्यों उनको निशाने पर लिया जा रहा है? इसकी अगर कम शब्दों में आप बताएं तो क्या ऐसी वजह है कि उनको जानबूझ के प्रताड़ित किया जाता है? जी, जैसा संसार का नियम है कि जो व्यक्ति बढ़ता है उसके खिलाफ लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अपने उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह उन्नति कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनका दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है। उसको देख करके कुछ तथाकथित जातियों के लोग जो पचा नहीं पा रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए, एक भागीदारी का भी सवाल है कि वो तबका जो हमेशा से हाशिए पर था, जब वो अपनी भागीदारी की सवाल करता है, जब वो अपना हक ढूंढता है,
तो जिनके हाथ से सत्ता फिसल रही है, जो सत्ता में हमेशा से ऊपर थे, एक वो भी हो सकता है कि वो भी वजह हो जिस वजह से इस तरह के एट्रोसिटी होते हैं। लेकिन एक ऐसे देश में जो आप मजबूत देश चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि आपका देश मजबूत हो, उसमें उन तमाम लोगों को जो 85%, 70%, 80% जिनकी आबादी है, उनको आप फांसी पर रख के एक मजबूत देश नहीं बना सकते हैं। तो आप अगर मजबूत देश की परिकल्पना करते हैं तो उसमें डाइवर्सिटी हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, वो बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है ये एक सोशल समझ जो पूरी दुनिया में है, जो डाइवर्सिटी को लेके है, भारत में अभी वो तबका जो हमेशा से अपर कास्ट रहा है, जो रूलिंग कास्ट रहा है, उसके अंदर ये डाइवर्सिटी वो पचा नहीं पा रहा है? और क्या वजह है कि वो तमाम लोग जो हाशिए पर थे, वो डाइवर्सिटी के नाम पे कॉलेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं? क्या हमारा समाज अब भी डाइवर्सिटी के पक्ष में नहीं है? क्यों स्वीकार करेगा? एक पहला प्रश्न है कि क्यों स्वीकार करेगा। यदि हमको आज कोई चीज़ मिला हुआ है, वर्चस्व है, सब संसाधन मिले हुए हैं, तो उसको कौन छोड़ना चाहेगा? ये मनुष्य का स्वभाव है, नहीं छोड़ना चाहेगा। नहीं, मानवीय आधार पर आप पूरी दुनिया का सोशल साइंस पढ़े तो श्वेतों ने अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपके अपने देश में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की सोच क्यों नहीं पनप पा रही? आप लोग खुद यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्या इसका अगर आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो क्या लगता है कि आप डाइवर्सिटी के रूप में अपने देश को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? आपका देश उससे मजबूत होगा? समझ ऐसा है, इस देश में कि पूरे जिन में जो है ना, जो लोग सत्ता में रहे हैं उसके जिन में प्रॉब्लम है। वो ये पूरा भारत में एक पहली ऐसा समाज है दुनिया का जो नफरत पे बना हुआ है, नफरत पे बना हुआ है। और ये जो मनुवाद है ना, इसको सर्जरी करना, वैचारिक डंडे से इसको पीटने की ज़रूरत है। पीट पीट के इसकी चमड़ी नहीं उतरेगी ना, तब तक ये डाइवर्सिटी समझेगा नहीं, उसका मतलब नहीं समझ में आता है। इन्हीं लोगों की वजह से ये देश सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। दलितों पर जो हमले हो रहे हैं उसी हिसाब से प्रतिरोध बढ़ रहे हैं। अभी सुनील जी ने कहा, मैं इसको सकारात्मक रूप में देख रहा हूँ। जन्म होता है वेदना और पीड़ा से, तो इसका मतलब है समाज करवट ले रहा है, ये वेदना बढ़ेगी और ये लड़ाई होगी और ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। क्योंकि जो मनुवाद के संरक्षक लोग हैं, देश में संविधान तो है लेकिन अभी भी वो चल रहा है मनुवादी सोच से चल रहा है। तो जो नई पीढ़ी जो अंग्रेज़ी बोलने वाला, जो अच्छे कपड़े पहन के जो कार में आता है, तो ये मनुवादियों का पेट में जब मरोड़ उठ रहा है ना, हम लोग खूब समझ रहे हैं, वो खूब समझ रहे हैं। क्राइसिस उसी का है, ये संस्कृति, ये कल्चरल क्लैश है, ये कल्चरल क्लैश है, तो देगा नहीं ना। तो हाल के दिनों में क्या लगता है, इस तरह के क्लैसेस बढ़े हैं? और क्या देखते हैं आप एक प्रोफेसर के तौर पे कि समाज, मैं ऐसा मानता हूं कि हम एक बेहतर देश हुए हैं पहले की अपेक्षा। हम मेरे हिसाब से कभी गोल्डन एरा नहीं था भारत में, अब डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट भी है लेकिन डाइवर्सिटी भी है। तो आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, अभी अगर आप मानते हैं कि देश में सुधार हुआ तो उसका कारण संविधान है। जो संविधान बनने के बाद ही सुधार हुआ, क्योंकि सारे वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और चूंकि रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों के पास मतलब सत्ता है, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सत्ता है, बेसिकली ये सत्ता उनकी थी ही नहीं। ये सत्ता यहाँ मूल निवासियों थी, सत्ता हथियाई गई है। तो जो छीनी गई है, यानी फ्री की चीज़ है, मुफ्त में मिला उन्हें, मुफ्तखोरी है, तो मुफ्त में किसी को अगर मिल गया तो कैसे जाने देगा उसको? दूसरे का हक छीन लिया गया। अब जबकि दलित वर्ग के लोग, वंचित तबके के लोग दूसरे का हक नहीं छीनते हैं, वो सबकी बराबरी की बात करते हैं। ये लोग हक छीनना चाहते हैं, चूँकि हक छीनते रहे हैं लोग। तो ये होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, उत्पीड़न, दमन किया जाएगा। इसके बावजूद अब देखिए, विश्वविद्यालयों में, हर विश्वविद्यालय में नए नए दलित छात्र संगठन, बहुजन छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन आ रहे हैं। अभी जेएनयू के चुनाव परिणाम आप देख ले छात्र संघ में, और एक ज़बरदस्त जो है एक ऐसा संस्थान जहां वामपंथ हावी था, यानी कि वहां भी घुसपैठ शुरू है। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा वर्ग चाहे जितनी भी साजिशें कर सकता है, माया रच सकता है, कर्मकांड रच सकता है, लेकिन इस परिवर्तन को होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित परिवर्तन है। तो आप देखिए, आप इसको पूरे विमर्श को जब आप देखेंगे तो एक तरफ जहाँ एट्रोसिटी के मामले तेज़ी से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, होते थे, लेकिन अब विरोध भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत प्रखर तरीके से विरोध हो रहा है, इसलिए इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन देश बदल रहा है, और यकीन मानिए आपका देश तभी मजबूत होगा जब उस देश का हर नागरिक रोटी, कपड़ा और मकान से लैस होगा, उसके लिए पढ़ने के अधिकार होंगे, उसको बराबरी का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, तभी आपका देश मजबूत बनेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके देश में जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान हो, सबको बराबरी का हक मिले। और आरक्षण का मामला हो, उस पर लाख बहस हो सकती है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उसका सम्मान हो, और हम एक जो इंसान है वो इंसान के रूप में किसी से नफरत न करें, बराबरी का दर्जा दे, चाहे वो लैंगिक आधार पर बराबरी हो, जाति के आधार पर बराबरी हो, या फिर धर्म के आधार पर बराबरी हो। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।